साथियों, अब हम अगले चैप्टर में बात करें तो इसके पहले हमने संविधान का निर्माण की बातें उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम संविधान की प्रमुख विशेषता, भारत के संविधान, साइलेंट ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो संविधान की विशेषताएं क्या है। तो संविधान की प्रमुख विशेषता में भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जो संविधान होते हैं, संविधान दो वर्गों में होते हैं, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान से अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बृहद रूप से समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद, पहले तो शुरुआती दिनों में तो जब इसका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय लगभग इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां 22 भागों में विभक्त थे। आज लगभग 450 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो लेकिन अगर ये बात करें कि आखिर इतना बड़ा संविधान बनाने की विशेषता क्या, जरूरत क्या पड़ गई हमारे संविधान सभा के लोगों को, तो उसका सबसे पहला कारण ये था कि भौगोलिक कारण। भारत का विस्तार, भारत की विविधता इतना ज़्यादा है, कई धर्मों के लोग, जात के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति, हजारों धर्म के लोग, हजारों उपजातियाँ जातियाँ, इतना समग्र भौगोलिक विस्तार होने के कारण भारत का संविधान लंबा बनाया गया। फिर ऐतिहासिक इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो 1935 को प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम भी बहुत विस्तृत था और बहुत सारे पार्ट इन्हीं अधिनियम से लिया गया है और कई देशों के अच्छे चीज़ों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। लगभग 60 देशों से कहा जाता है कि हमारे संविधान सभा के लोगों ने 60 देशों से चीज़ें को ग्रहण किया है। और जम्मू कश्मीर, पहले तो जम्मू कश्मीर के लिए भी एक अलग संविधान था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल किया गया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया है। और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। इसका एक विशेष कारण ये था कि इसे अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको जो अच्छी चीज़ें लगेंगी उसमें आप उसको लिख देंगे, लेकिन आप अगर कानून विशेषज्ञ रहेंगे तो आप हर छोटी छोटी चीज़ों को तर्क वितर्क करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारे तथ्य निकल के आएंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगे, बहुत उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ें निकल के आएंगी। तो सीधी सी बात है, चीज़ें लंबी हो जाती हैं। और इसकी दूसरी विशेषता यही रही कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। मतलब कि हमने इसके पहले वाले में भी बात किया कि आखिर संविधान लंबा क्यों हुआ, तो उसी का ये सब पार्ट मान सकते हैं, विभिन्न स्रोतों से विहित। तो हमारा जो संविधान है लगभग 60 देशों से हमने इसको लेकर बनाया गया है। जैसे कि संविधान के अन्य कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, USSR से, फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से, जापान से, सभी देशों से कुछ न कुछ हमने लेकर इसको बनाया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, ये बहुत सारी चीज़ें हम 1935 से लिए हैं। तो इसके कारण ये हमारा संविधान बहुत स्रोतों से विहित है और इसी कारण ये हमें लंबा है। और तीसरा इसकी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। इसमें मतलब कि संविधान को, हमारी जो भारतीय संविधान है, इसमें नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर मतलब कि कठोर मतलब होता है अनम्य। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका संविधान में अगर आप कोई चीज़ संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें बहुत कठिन है। अभी तक इसीलिए सिर्फ 7 से 8 संविधान अभी तक अमेरिका में संशोधन हो चुके हैं और भारत में तो आप लोग देख ही रहे हैं, लगभग 130 से 4 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो भारत का संविधान जो है नम्यता भी रखता है और अनम्यता भी रखता है। तो और अगर नम्यता की बात करें, मतलब लचीला बात करें, जो नम्य होता है मतलब लचीला, तो भारतीय संविधान लचीला और लचीलापन में दिखाई पड़ता है। संविधान वह कला जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। भारत का संविधान न तो बहुत लचीला है और न ही बहुत कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान दिया गया है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक है
और दूसरी तरफ कुछ अन्य प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि इसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, कुछ में तो सिर्फ संसद के विशेष बहुमत से हो जा रहा है और कुछ में देख रहे हैं संसद के विशेष बहुमत और जितने राज्य हैं उस राज्यों के आधे से अधिक राज्य के अनुमोदन से संशोधित होगा। तो इसमें देख रहे हो हमें नम्यता और अनम्यता दोनों दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए हमारा संविधान नम्य और अनम्य, लचीला और कठोर दोनों देह है। इसकी चौथी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय विशेषता, संघीय व्यवस्था। एकात्मक मतलब कि हमारा संविधान जो है एकात्म है, मतलब कि कहीं कहीं दिखता है कि इसमें पूरी शक्ति है जो केंद्र को दिया गया है, लेकिन हमें ये भी इसमें नजर आएगा कि इसमें केंद्र राज्य में अच्छा समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो ये दोनों दिखता है, एकात्मकता भी दिखता है और संघीय व्यवस्था भी दिखता है। तो हम देखेंगे कैसे कैसे कहाँ दिखता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भारत का संविधान है ये संघीय सरकार की स्थापना करता है और संघ की विशेषता होती है, इस आम लक्षण होते हैं कि 2 सरकारें होनी चाहिए, राज्य में अलग सरकारें, केंद्र में अलग सरकारें, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ द पावर होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए और संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता होनी चाहिए ना। ये होता है संघात्मक का लक्षण। लेकिन हमें कहीं कहीं यहाँ पर एकात्मकता भी दिखती है। यदि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में दिखाई पड़ती है, गैर संघीय लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, एक संविधान, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, संविधान को बदलने की ताकत जो है केंद्र के पास है। हालांकि केशवानंद भारती केस 1973 में इसको ऐसा कहा गया है कि आप संवैधानिक ढांचा को नहीं बदल सकते हैं। तो लेकिन तब भी संविधान को बदलने की जो संशोधन करने की शक्ति है ये केंद्र के पास है। तो इससे दिखता है कि संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो केंद्र से ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन का प्रावधान जो है, आपातकाल लगा कर राष्ट्रपति शासन लगा कर जो राज्यों की सरकारें बर्खास्त की जाती हैं। तो इससे दिखाई पड़ता है एकात्मकता भी दिखाई पड़ती है। फिर भी हम इस बात को करेंगे, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भारत का उल्लेख जो है भारत का राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके 2 अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। जैसे अमेरिका का संविधान है कि वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर राज्य बहुत सारे समझौता करके एक को बना दिया गया, हेड बना दिया, चलो ठीक है भैया आप हेड हो। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में राज्य नहीं मिले, राज्य से केंद्र नहीं बना है, बल्कि दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ है, अर्ध संघ है, केसी वेरे ने कहा था अर्थ संघ है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने कहा था बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही थी। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स ने कहा था फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। और इसकी अन्य विशेषता बात करें, सरकार का संसदीय रूप। भारत के संविधान की विशेषता ये भी है, सरकार का संसदीय रूप। जो सरकार है, भारत का संसदीय प्रणाली को सरकार में संसदीय रूप में स्वीकार किया गया है। तो संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में नहीं होता है, राज्यों में भी, बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं की बात करें तो भारत में वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति है, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, विधायिका के में मंत्रियों की सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है और निचले सदन का विघटन होता है, जैसे लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन होता है।
हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह ही भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसे कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद जो है मरे को जिंदा, जिंदा को मरा छोड़कर कुछ भी कर सकता है। तो उसी प्रकार भारत में ऐसा नहीं है, भारत सब कुछ नहीं कर सकता है। हमारा इस प्रकार ब्रिटिश संसद करता है। इसके अलावा भारत का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, इसलिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्रात्मक देश कहा जाता है। जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था होता है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत का ही हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी नाम देते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय दिखाई पड़ता है। तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भारत का संविधान है, भारत में संविधान में संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जिस प्रकार से संप्रभुता रखती है उस प्रकार से भारत में नहीं रखी जाती है। भारत में संसदीय व्यवस्था के तहत संसद कोई भी कानून को निर्माण उस रूप में नहीं कर सकती है अगर वो असंवैधानिक रहेगा। अगर कानून असंवैधानिक रहेगा तो न्यायपालिका उसका न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ संसद के पास शक्ति है कि वह संवैधानिक शक्तियों के बल पर, किसके बल पर? संवैधानिक शक्ति के बल पर, ऐसा नहीं असंवैधानिक रूप से, संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। तो इसमें देखो समन्वय दिखाई पड़ता है। एक तरफ उसको शक्ति भी है, दूसरी तरफ उसका न्यायिक समीक्षा के तहत अगर कोई भी कुछ अनुचित कार्य करेंगे, अनुचित रूप से कुछ बदलाव करेंगे तो न्यायपालिका उसे रोकने के लिए तत्पर होगी। सातवीं विशेषता है कि भारतीय संविधान एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत है व स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत की संविधान की प्रमुख विशेषता के रूप में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करता है। उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय के माध्यम से लागू किया जाएगा। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या ऋण जारी कर सकता है। अब अगली विशेषता देखें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अटूट व्यवस्था है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। जैसा कि हम जानते हैं कि तत्कालीन समय में हमारा देश उस स्थिति में नहीं था कि सभी चीज़ों को लागू किया जा सके, तो इसे नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना था। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, लेकिन हम उस समय आज़ादी के समय इतने तत्पर नहीं थे, इसलिए इसको इस तरह से बनाया गया कि एक निर्देश या दस्तावेज के रूप में राज्य सरकारें इसको देखेंगी। कोई भी कानून बनाने से पहले इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की व्यवस्था को लागू करने के लिए इससे जानकारी प्राप्त करेंगी। और इसमें ऐसा बंधन नहीं लगाया गया कि सरकारें इसको लागू ही करेंगी, लेकिन इसमें ऐसा कहा गया है कि इसको लागू करना राज्यों का एक नैतिक कर्तव्य है, किंतु उनका पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। मिर्नवा मिल्स मामले में 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। भारतीय संविधान के अन्य विशेषता की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भारत में मौलिक कर्तव्य जो शुरू में नहीं था, ये सोर सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976-42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया और इसमें बहुत सारे हमारे लगभग 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया।
राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता एकता का अखंडता करे, हमारी मिश्रित संस्कृति समृद्धि धरोहर का संरक्षण करे, भाईचारे की भावना का विकास करे, जैसे अनेक मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया। फिर भारत एक संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं, जैसे कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका उल्लेख हमें कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है, इसको देखा जाए तो प्रस्तावना में दिखाई पड़ता है। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अनुच्छेद 14 में दिखाई देता है किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 15 दिखता है धर्म के नाम पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में दिखता है सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 25 में दिखता है हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 26 में हर धार्मिक समूह अथवा उसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। अगर भारत की धर्मनिरपेक्षता और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता है का पश्चिम अवधारणा है तो धर्म मतलब चर्च और राज्य अर्थात राजनीति के बीच पूर्णतः अलगाव रखती है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा है। अगर भारतीय परिवेश में जो लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि यह समाज भारतीय समाज बहुधर्मवादी है, इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। मतलब सभी धर्मों को समान आदर दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा किया जाएगा। अगर मुहर्रम आएगा उसमें भी पुलिस फोर्स लगेगी, उसमें लाइन बिजली दिया जाएगा, और दुर्गा पूजा आएगा उसमें भी दिया जाएगा, सिख के लिए व्यवस्था उसमें भी दिया जाएगा। मतलब सभी धर्मों को समान रूप से व्यवस्था सभी लोगों को चीजें दी जाएंगी। भारतीय संविधान का अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। संविधान की अगली अगर बात की जाए विशेषता तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान फेडरल है, 2 लक्षण एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता। स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र व राज्य की दोनों न्यायिक अंग की उपलब्ध कराता है, न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। स्वतंत्र निकायों की बात करें जैसे संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक स्वतंत्र रूप से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। राज्य व केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए, उसको जांच पड़ताल के लिए भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का गठन करता है स्वतंत्र रूप से। संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे स्वतंत्र निकायों का भी गठन करता है भारत संविधान। भारत के संविधान में कभी
एकात्मक व्यवस्था, कभी संघीय व्यवस्था, ये भारतीय संविधान की एक अद्वितीय व्यवस्था है। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, जब युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह होता है, राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था होती है, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राज्य में आपातकाल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता, या फिर अनुच्छेद 356 केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय स्थिरता में प्रत्यय संकट में हो तो अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय समान परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान एकात्मक होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। भैया जी, बहनी जी, भारतीय संविधान की अन्य विशेषता की बात करें, त्रिस्तरीय सरकार। भारत में 1992 के 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत 3 स्तरीय सरकार की प्रावधान किया गया, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और पंचायत स्तर पर। 3 तरह के संविधान की व्यवस्था, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में गिना जाता है। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है सहकारी समितियां। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के दौरान सहकारी समितियों को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसने नए राज्य का नीति निदेशक तत्व भी जोड़ा गया। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। इसने संविधान को एक नया भाग 9B जोड़ा गया। सरकारी समितियों को शीर्षक से अनुच्छेद 243 ZH से लेकर ZT तक इसको जोड़ा गया 9B तक। अब संविधान की आलोचना का बात की जाए तो संविधान में कि इसकी आलोचना क्या की जाती है, तो उसकी सबसे पहली आलोचना है कि उधार का संविधान। हमें पता है कि हमारा जो संविधान है बहुत सारे देशों से उधार लिया गया है, तो उधार के संविधान के आधार पर इसकी आलोचना किया जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा उधार का संविधान है, लेकिन इसको कहना अतार्किक और पक्षपातपूर्ण होगा क्योंकि इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके, अन्य देशों संविधान के संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया है। इसलिए ऐसा कहना अनुचित होगा। 1935 के अधिनियम का, कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी है, लेकिन 1935 के अधिनियम को हमेशा जानते हैं कि 1935 के अधिनियम अधिकतर प्रावधान जो थे ये प्रशासनिक विवरणों से संबंधित थे। अब किसी देश के कोई भी देश अगर ब्रिटिश शासक ही थे, वो अगर कोई प्रशासनिक रूप से सरकार के यहाँ पर स्थापना किए थे, तो यहाँ की परिस्थितियों के आधार पर, यहाँ के चीज़ों के आधार पर ही वह प्रशासनिक रूप से कानून बनाए थे, निर्माण किए थे। तो वह हमारे देश की ऐतिहासिक चीज है। हम वहाँ, अब हमारे देश की व्यवस्था उसी आधार पर है, तो उससे लेने में कोई लज्जास्पद नहीं है वहाँ पर क्योंकि वो हमारे ही अनुरूप बनाया गया था। अगर हम भी बनाते तो हम भी उसी अनुरूप बनाते, तो उससे लेने के लिए DB अम्बेडकर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लज्जास्पद थोड़ी नहीं है इसमें। भाई वो हमारे लिए बनाया गया था, अगर हम भी बनाते तो हम भी वैसे ही बनाते, तो इसमें क्या दिक्कत है। कुछ लोग तो यहाँ तक इसके भारतीय संविधान को अभारतीय अथवा भारतीय विरोधी भी कह दिए। कहते हैं कि ये पश्चिम का दासवत आत्मसमर्पण है। लक्ष्मी नारायण साहू ने कहा कि यह अन्य संविधान सभा का सदस्य कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत उनमें प्रकट ही नहीं होती ना। और यहाँ पर हनुमंथैया जो थे संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की थी कि हम बीड़ा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मतलब ये पूरा भारतीय विरोधी है, भारत के अनुसार ही नहीं है। फिर कुछ आलोचक कहते हैं कि यह गांधीवाद से दूर संविधान है। आलोचकों के भारत का संविधान गांधीवादी जो दर्शन था उसके मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि राष्ट्र संविधान ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। और इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंथैया ने कहा कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, न ही संविधान को उन्होंने विचार किया होगा।
टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इसी कमी के कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना, साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। महाकाय आकार, और कुछ आलोचक कहते हैं इसका महाकाय आकार के लेकर बहुत ज़्यादा तो हम इसका डिस्कस पहले कर चुके हैं कि आखिर महाकाय आकार क्यों था। फिर इसका आलोचना वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है इस संविधान को। तो वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग वकील ही थे, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और इसी वकीलों के रहने के कारण है कि एक कारण ये बन जाता है भारत का संविधान इतना लंबा और जटिल भी बन जाता है। दोस्तों, तो ये रहा भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसका किस आधार पर आलोचना की जाता है। हम इन सभी बातों पर एक विस्तृत रूप से चर्चा कर लिए हैं और इससे हमें आप लोग इससे रिवीजन करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच।